हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। सबसे पहले सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इसको SAF कहते हैं। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसको टिकाऊ विमानन ईंधन भी कहते हैं, हुआ है क्या? विस्तारा, टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाया और इससे कॉमर्शियल अभी कॉमर्शियल एक फ्लाई किया गया है। कॉमर्शियली फ्लाई करने वाला ये पहला भारतीय एयरलाइंस बन गया है। इसके लिए यूज जो किया गया है वो विस्तारा का 7899 जो है ड्रीम लाइनर, उसको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट IGIA से कि दिल्ली जो है, दिल्ली में है ना, वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई में है वहां तक के लिए उड़ान भरा गया है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पहली बार भारत के लिए, इसके पहले इंटरनेशनल लेवल पे भी विस्तारा ने ही इसका यूज किया था, जहां पर चार्ल्सटन इंटरनेशनल हवाई अड्डे साउथ कैरोलिना से यही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के बीच में उड़ान भरा गया था। तो आपको क्या लगेगा? आपको ऐसा अगर लगता हो कि SAF यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का पूरी तरह यूज किया गया था, तो नहीं, इसका मात्र 1% यूज किया गया है। मात्र 1% फ्यूल मिलाया गया है, लेकिन 1% फ्यूल भी बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे मतलब सरकार ये चाह रही है कि 2025 तक जितनी भी उड़ानें हैं ना, उन सब में कम से कम 1% SAF का यूज करे। अभी अभी का लेटेस्ट टारगेट है 2025 तक। तो सोच रहे हो कितना बड़ा टारगेट है ये। अगर 1% का भी यूज करेंगे तो हमको 14 करोड़ लीटर के आसपास SAF की जरूरत होगी। और भारत ने क्या किया है? भारत ने सोचा है कि 2050 तक, 2050 तक हम मतलब कम से कम विमानन के क्षेत्र में कार्बन नेट जीरो यानी जीरो इमर्शन कार्बन का हो, ऐसा प्राप्त करना है। और ओवरऑल भारत में के लिए 2070 तक ऐसा रखा गया है, जिसके कारण लेस CO2 या नेट जीरो CO2 का मतलब से ये नहीं होता है कि CO2 पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मतलब ये होता है कि जो CO2 रिलीज हो रहा है ना, वो बहुत कम हो जाएगा, और जो रिलीज हो रहा है उसको भी पेड़ पौधे लगा के अब उसको भी रोका जा सकता है, जिसके कारण ह्यूमन या कहीं जिस जिस जहां पे भी CO2 का नेगेटिव इंपैक्ट आता है ना, वो रुक जाए। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है? रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का प्रपोजल रखा है। मतलब ये एक जगह पर, सिंगल जगह पर इतनी बड़ी रिफाइनरी, ये यही रत्नागिरी वाला बन रहा है। रत्नागिरी के बारसू विलेज में इसको बनाने की योजना है। और बारसू विलेज में बनाने की योजना है, और ये क्यों बड़ा है? क्योंकि ये 6200 एकड़ में बन रहा है। तो सोच सकते कितना बड़ा होगा। ये 3 लाख करोड़ रुपए का लगभग ये प्रोजेक्ट है। और रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिले में लगभग 14 गांवों के अंदर जमीन लेकर 6200 एकड़ लैंड में ये बनाने की योजना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो। इसके लिए अकेले तो इनसे होना नहीं है। इसके लिए सऊदी का जो अरामको है वो, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सब मिल के इसको पूरा करेगा। उम्मीद है जब ये पूरा हो जाएगा तो पेट्रोकेमिकल के सेक्टर में इंपोर्ट बहुत कम हो जाएगा, और एक हद तक हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इस प्रोडक्ट पे। इसके बाद अंजी खड ब्रिज। सबसे पहले अंजी खड एक ब्रिज है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। 37,000 रुपए की लागत से चिनाव नदी के ऊपर 331 मीटर ऊंचाई पे जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला ये भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज है। ठीक है, पहला केबल स्टे ब्रिज है। इस ब्रिज की सिर्फ हम बात करें तो 725.5 मीटर ये लंबा है। 96 केबल स्टैंड का यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। और ये जो रूट है ना, वो उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना का ही एक हिस्सा है। इतना ही नहीं,
सबको पता है कि वहाँ हवा तेज चलती है, तो 100 किलोमीटर तक अगर हवा चल रही है, तो फिर उन्हें 213 किलोमीटर तक सॉरी तेज हवा आ रही है या तूफान आ रहा है, तो वो उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। इसके अलावा और 100 किलोमीटर तक की स्पीड है, इसके लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा भूकंप और भी भूकंप के लिए भी इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये एक मजबूत ब्रिज है, जो आसानी से जिसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। आर्टिकल 143 142 अब लोग 143 अभी तक पढ़ते थे ना हम लोग अभी तक 143 पढ़ते थे। और 143 के अंदर क्या था? 143 के अंदर था कि राष्ट्रपति जो हैं वो एडवाइजरी पावर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी पावर है, सलाह देने की शक्ति। अब 142 क्या है? ध्यान रखिएगा, जिस तरह से 143 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मिला है, उसी तरह से 142 भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। 142 कहता क्या है? 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट डाइवोर्स का मामला हो या कोई भी मामला हो, फंडामेंटल राइट या कोई भी मामला हो, यदि क्विक रिलीफ चाहिए, यदि तुरंत रिलीफ चाहिए, तो फिर 142 के तहत अप्रोच करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। और हम ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही किया जा सकता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है कि डाइवोर्स लेने के लिए 6 से 18 महीने का एक कूलिंग पीरियड होता है। 6 से 18 महीने का, नॉर्मली 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है कि अगर कोई गुस्से में है, अगर गुस्सा उसका शांत हो गया है, तो एक साथ मिल सकते हैं आके, नॉर्मली ये होता है। लेकिन 142 के अंदर अभी हुआ क्या? 142 के अंदर एक केस गया था। उस केस के मामले में जो केस था, वो केस था शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन। इसके तहत केस फाइल हुआ था तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज एस के कॉल के अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ बना। आपको पता है कि 5 लोगों का अगर बेंच बन गया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये डिसाइड किया गया कि अगर किसी को तुरंत, मैंने सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी है साथ रहने की और तुरंत डाइवोर्स चाहिए, तो आर्टिकल 143 के तहत अगर वो फाइल करेंगे तो उनको तुरंत डाइवोर्स मिलेगा। इतना ही नहीं, कोई फंडामेंटल राइट या किसी भी तहत अगर उनको तुरंत रिलीफ चाहिए ना, तो तुरंत रिलीफ के लिए 142 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उनको क्विक रिलीफ मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। और कौल साहब का जो संविधान पीठ था, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब डाइवोर्स का खास करके मामला अगर आता है तो हम इंस्टेंट डाइवोर्स को अप्रूवल दे सकते हैं। सचिन तेंदुलकर स्टैंड स्टेडियम, ये क्या है? सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के अवसर पे शारजहां के साथ सचिन का एक पुराना लगाव है। शारजहां क्रिकेट स्टेडियम जो दुबई में है, वहां उसके पश्चिमी यानी वेस्ट की तरफ से जो होता है ना बॉलिंग, तो पश्चिमी ट्रिब्यून का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड कर दिया गया है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर स्टैंड कर दिया गया है। डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवाड़ी कहाँ खुला है? तो रेडियो संगवाड़ी खुला है छत्तीसगढ़ में। रेडियो संगवाड़ी छत्तीसगढ़ में खुला है। और देख लो अच्छे से, 2G इंटरनेट स्पीड आधारित है, यानी बहुत स्लो स्पीड में भी ये रेडियो बड़े आराम से काम करेगा। तो 2G इंटरनेट स्पीड आधारित है। वहां के मुख्यमंत्री अभी भूपेश बघेल हैं, इन्होंने उसको इनॉग्रेट किया, शुभारंभ किया है। और ये जो रेडियो संगवाड़ी हैं, उसके संस्थापक फाउंडर राहुल शर्मा और सह संस्थापक हेमंत सिरमौर हैं। छत्तीसगढ़ के कल्चर से रिलेटेड, उससे जो भी चीज़ें होंगी कल्चर से रिलेटेड, तो उसको, या बहुत सारा कल्चर जो काफ़ी या तो समाप्त हो गया है, समाप्त होने की कगार पे है, उन सबको इससे सपोर्ट मिलेगा। तो रेडियो संगवाड़ी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश एक रिकॉर्ड बनाना चाहता है। उत्तर प्रदेश चाहता है कि 100% सरकारी जो भी गाड़ी हो ना, वो 100% इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। और उत्तर प्रदेश ने इसके लिए क्या किया है, और उत्तर प्रदेश ये भारत में सबसे पहले करना चाहता है। उत्तर प्रदेश का टारगेट है कि 2030 तक, 2030 तक सारे के सारे गाड़ी, सरकारी गाड़ी रिप्लेस हो जानी चाहिए। उसके लिए एक्स्ट्रा खर्च भी करना पड़े, अलॉट करना पड़े, तो करने के लिए तैयार है ये। 100% इलेक्ट्रिक वाहन चाहिए, और उत्तर प्रदेश ऐसा देश का पहला स्टेट होना चाहता है। और ईवी की नॉर्मली क्या है, उत्तर प्रदेश में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो 3 साल तक रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो फ्री है। और अगर वो ईवी यूपी में ही बना है, मैन्युफैक्चरिंग अगर यूपी में है,
तो फिर 5 साल का उनको छूट है, तो 5 साल या 3 साल, लेकिन छूट तो मिलना है। 30वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है, 30वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में 24 अप्रैल 2010 को सबसे पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। अब मनाया जा रहा है फिर से 24 को ही 2023 में। ऐसा क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि आपको पता है ना कि बलवंत राय मेहता के रिकमेंडेशन पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 आया था। जब 1992 आया तो वो 1992 इम्प्लीमेंट जब हुआ तो वो दिन 24 अप्रैल था। 24 अप्रैल 1993 को वो लागू हुआ था, इसीलिए मनाया जा रहा है इसको। और भारत सरकार के द्वारा एमपी सरकार यानी मध्य प्रदेश की सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश के रीवा में इसको आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के रीवा में 30वां राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया। केरल जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन 15 ब्लॉक पंचायत में 94 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए राज्य में पहली बार जल बजट के पहले चरण को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, तो जल बजट अपनाने वाला केरल पहला राज्य बन गया। ये क्यों अपनाया गया है? क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है ना, गर्मी के टाइम में पानी की किल्लत हो जाती है, बीने ड्रिंकिंग वाटर की। अब सवाल है कि ड्रिंकिंग वाटर क्या पानी वहां नहीं रहने के कारण? तो ऐसा नहीं है, बारिश भी केरल में आपको पता है खूब होती है, बहुत सारे मतलब झील भी हैं, नदी भी है, तालाब भी है, उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है वहां कि वहां पे पानी का सही यूज नहीं होता, वेस्टेज होने के कारण गर्मी में ये दिक्कत होती है। उसी वेस्टेज को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक और काम किया गया कि इसी अवसर पे पश्चिम घाट में, वेस्टर्न घाट में सिंचाई नेटवर्क की एक पुनर्वास योजना के अंतर्गत इनी नजन ओजुकाते, ये एक प्रोग्राम है, इनी नजन ओजुकाते अब मुझे बहने दो हिंदी होगा, उसका भी उद्घाटन किया गया। दावकी भूमि बंदरगाह ये कहाँ है? पहले याद रखिए, मेघालय में। ठीक है, मेघालय में। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मैत्री गेट बना है ना, मैत्री गेट है, दरवाजा है, उसी मैत्री गेट के पास ये वाला दावकी भूमि बंदरगाह बना हुआ है। और ये जयंतिया हिल्स पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गोदाम, कैंटीन, टूरिस्ट के लिए कार्गो, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, यानी अब जो भी चीजें, जो भी ट्रांसपोर्ट पास होगा ना, वहां से होके ही गुजरेगा। और ट्रांसपोर्ट ही नहीं, लोगों को आना जाना भी है वहां, उसके लिए वहां पर सब कुछ बना दिया गया, अलग अलग ऑफिस बनाए गए। और मेघालय का क्याक बहुत फेमस है ना, मेघालय का जो क्याक बहुत फेमस है, वो जो क्याक है ये डावकी के पास ही करवाया जाता है। इसके बाद परसोना नॉन ग्राटा। परसोना नॉन ग्राटा एक वर्ड अचानक से चर्चा में आया है, ये पहले से ही है बट अभी चर्चा में आने का कारण है हुआ ये कि कनाडा के ओटावा में एक सांसद को डराने धमकाने, ठीक है, कनाडा के ओटावा में सांसद को डराया धमकाया। किसने? चीनी डिप्लोमेट ने, चीनी राजनयिक ने। तो कनाडा ने क्या किया? उसको भेज दिया वहां से, उन्होंने जवाब में कार्रवाई करते हुए भेज दिया उसको। अब भेजा तो चीन तो बर्दाश्त करता नहीं है, चीन ने भी कनाडा के एक वाणिज्यिक दूत को हटा दिया, उनको भी हटा के भगा दिया। इसको कहते हैं जैसे को तैसा, परसोना नॉन ग्राटा। अगर परसोना नॉन ग्राटा को हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है पर्सन नॉट वेलकम। इंग्लिश में हुआ पर्सन नॉट वेलकम, पर्सन नॉट वेलकम, इसको कहते हैं परसाना नॉन ग्रेटा। अमूमन होता यह है कि वियना कन्वेंशन जो हुआ था ना 1968 में, तो वहां पर अलाउ किया गया था कि कोई देश किसी भी देश के काम को लेकर अगर असंतोष व्यक्त करता है तो इसका यूज कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है, डिप्लोमेट इस तरह के लोगों को अपने देश से वापस बुलाने के लिए, जैसे मान लो कोई डिप्लोमेट पसंद नहीं है, चाइना को मान लीजिए कनाडा का डिप्लोमेट पसंद नहीं है, तो चाइना कनाडा को बोलेगा कि इसको बुला लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा है, यहाँ परेशान करता है। अगर कनाडा नहीं बुलाता है, एज फॉर एग्जाम्पल नहीं बुलाता है, तो फिर वो पर्सोना नॉन डाटा के तहत उनको उनकी सदस्यता को रद्द करके उनको भेज सकता है वो चाहे तो। इसके बाद चलने का अधिकार पंजाब ने दे दिया है। पंजाब के लोगों को सड़क पे सुरक्षित चलने का अधिकार दिया गया। अब सोचो कि चलने का अधिकार तो सबके पास है,
अगर चलने का अधिकार रियली में सबके पास होता तो इतनी डेथ नहीं होती, फुटपाथ क्लियर होते, साइकिल के ट्रैक होते, बट ये हमारे पास नहीं है। पंजाब सरकार ने अब ये नया नियम लागू किया है, देश का पहला राज्य है। इन्होंने कहा कि अब मतलब यहाँ पे पंजाब में हर महीने लगभग 10 लोग मारे जा रहे थे। लगातार आर्टिकल 21 के तहत डिमांड किया जा रहा था। पंजाब सरकार ने नियम पास किया है कि अब कोई भी रोड बनेगा या नया रोड का एक्सटेंशन होगा, वहां प्रॉपर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाया ही जाएगा। इसके बाद 5000 साल पुराने पेड़ को मान्यता। अभी अभी जो रिकॉर्ड था वो 4850 साल पुराने पेड़ को रिकॉर्ड था सबसे पुराने पेड़ होने का, लेकिन ये दर्जा इनसे छिन गया है। दर्जा छिन गया है और दर्जा चला गया दक्षिणी चिली, साउथ चिली में पेंटागोनियन सूडू एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क। ठीक है, दक्षिणी चिली के पेंटागोनियन सूडू में एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में एक पुराना पेड़ मिला है। उम्मीद है कि वो 5000 से लगभग 6500 साल पुराना है, यानी बहुत पुराना है। इसको ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहा गया है। इस और ऑफिशियली इसको सबसे पुराने पेड़ के रूप में नाम मान्यता दी गई है। ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब महान दादाजी का भी उपनाम दिया गया है। इसके बाद ये धरती का सबसे पुराना जीव बन गया है, सबसे पुराना पेड़ बन गया है। इसके पहले की अगर हम बात करें तो सबसे पुराने में 4850 साल पुराना मथुसेला था, उससे भी ये पुराना हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। विशेष पर्यटन वर्ष किसने नेपाल ने। विशेष पर्यटन वर्ष पहले तो ये देखिए कि 2023 से 2033 यानी 23 से लेकर 33 को नेपाल यात्रा दशक बनाया जाएगा। ठीक है, नेपाल यात्रा दशक के रूप में मान्यता दी गई है। और 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में नामित किया गया। इसका कारण यह है कोविड के बाद से लगातार टूरिज्म डिस्टर्ब हुआ है, एक तरह से क्रैश कर गया है, उसको दोबारा से रिस्टोर करना और नेपाल की सांस्कृतिक वैल्यू को बढ़ावा देना, विदेशी नागरिकों को समरगाथा नामक एक विशेष सम्मान प्रदान किया जाएगा। ये सारी चीजें मतलब कोई भी ऐसा फॉरेनर जो नेपाली कल्चर को बढ़ावा देगा मूवीज में, इन सब चीजों में, जैसे भी हो, तो उसको समरगाथा नामक एक विशेष सम्मान भी दिया जाएगा। लवकुश वाटिका, ये लवकुश वाटिका कहां बन रहा है पहले याद रखिए, राजस्थान में। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, अशोक गहलोत ने डिसीजन लिया है। और हर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, 2 लवकुश वाटिका बनेगा। इसके लिए पैसे अलॉट कर दिए गए, उसको हटाइए। इसके अलावा 4 और शहर हैं जिसमें जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। ठीक है, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, इसमें 3D सिटी मॉडल भी बनाया जाएगा। राजस्थान का ये लवकुश टावर अलवर में मतलब बन ही चुका है और भी कई सारे जगह पे बनना मतलब ऑलमोस्ट बन चुका है, उसको इनॉग्रेट करना है। तो लवकुश टावर और यहाँ फाउंटेन जो भी होगा, एक हरियाली जैसी जगह होगी जहाँ पे लोग आके आराम से समय बिता सकते हैं। कुटुंबश्री की 25वीं वर्षगांठ, और ये कुटुंबश्री कोई छोटा मोटा नहीं, सबसे पहले याद रखिए केरल में है। ठीक है, केरल में है। भारत के राष्ट्रपति ने खुद देश का सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप कुटुंबश्री की 25वीं वर्षगांठ शुरू की है। ठीक है, 25वीं वर्षगांठ शुरू की है और इसमें एक बुकलेट उन्होंने जारी किया जिसका नाम था चुवाड़ू का मतलब पद चिन्ह होता है, यानी कुटुंबश्री ने इतने दिनों में क्या किया उसकी एक झलक है उसके अंदर। कुटुंबश्री की स्थापना 1997 में केरल में ही की गई थी। मलयालम भाषा में इसका अर्थ होता है परिवार की समृद्धि। एक्चुअली कुटुंबश्री जो है वो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट, गरीबी को हटाना, इन सब डायरेक्शन में बहुत लंबे समय से काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और कई सारे जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें डायरेक्ट कुटुंबश्री का इन्वॉल्वमेंट है। आईफोन 15 कमाल हो गया, टाटा का नाम जुड़ गया है आईफोन 15 के साथ। कहानी बहुत ज़्यादा है बट यहाँ पे ये सुनिए। और टाटा समूह मतलब पिछले 1 साल से लगातार चल रहा था,
टाटा समूह भारत में आईफोन 15 एंड 15 प्लस को मैन्युफैक्चर करने के लिए एप्पल के साथ समझौता कर लिया है। ठीक है, पहली बार है जब एप्पल किसी भारत की कंपनी के साथ एप्पल का प्रोडक्ट बनाएगा। एप्पल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर पहले 3 ही था, अब चौथा भारत आ गया। पहला फॉक्सफॉन दक्षिण कोरिया, लक्सशेयर चीन, पेगाट्रन ताइवान, अब चौथी कंपनी टाटा होगी। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता किसने दिया भाई? पुर्तगीज ने। पुर्तगीज ने कहा है 18 प्लस का अगर कोई है और बहुत ही ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा उसको मतलब ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती है, तो फिर उनको पैसिव यूथनेशिया की बात की गई है। और इसमें मतलब उस लेवल की बीमारी हो जो रिकवरी नहीं हो पाए और उसमें पेन बहुत ज्यादा हो, तभी, अदरवाइज नहीं। और केवल केवल पुर्तगीज नागरिक को या जो लीगल सिटीजन होंगे, लीगल सिटीजन को, उनको, ऐसा नहीं कि इसने मान्यता दे दिया तो जिस देश में मान्यता नहीं है उस देश के लोग आके ऐसा कर ले, ये संभव नहीं है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा जो मेंटली डिस्टर्ब हैं उनके साथ भी ये लागू नहीं होगा, और ये मतलब उन पे भी लागू नहीं होगा, ये केवल वहां के नागरिक मतलब वहां के सिटीजन जो ऑफिशियली हैं या जो लीगली हैं तो उनको दिया जाएगा, अदरवाइज किसी को नहीं। ये कोई टूरिज्म या कोई ऐसा सेंटर डेवलप नहीं किया जा रहा कि कोई आके यहाँ पे मर सकता है। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर, केरल तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के नरसिंगी में, ठीक है, हैदराबाद के नरसिंगी में 200 करोड़ की लागत से 6 एकड़ लैंड पे 400 फीट ऊंचा 400 फीट ऊंचा हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की स्थापना की। इस टावर में राधा कृष्ण और वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर होगा। राज्य सरकार अपनी तरफ से 25 करोड़ रुपए सॉरी इनको दे रही है बनाने के लिए। 25 करोड़, 25,000 सरकार, वो भी। इस टावर में 1500 लोगों को रहने की सुविधा होगी। इस टावर में एक अन्नदानम हॉल होगा, इट मीन्स जहां पे 500 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं, लंगर वाला। लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, आईमैक्स ओपन एयर थिएटर, तो ये सारी चीजें जो होती है वो सारा कुछ होगा। एक लेजर शो भी होगा जहां भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया जाएगा। अरब लीग का मेंबर कौन बन गया? सीरिया। 12 साल के बाद 7 मई 2023 को सीरिया की वापसी हो गई है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। वहां पे 13 मेंबर के बीच में वो 13 मेंबर ने वोट किया, 8 तो शामिल थे ही नहीं, आए ही नहीं। तो इस खैर इसको सीरिया को 12 साल के बाद फिर से एंट्री मिली है। इसको जॉर्डन पहल, इस जो सीरिया को लाने की बात चल रही थी उसको जॉर्डन पहल कहा गया है। अरब लीग अरब और अफ्रीकी देशों का एक यूनियन है। तो ये ध्यान रखिएगा, अरब में सिर्फ अरब ही कंट्री के नहीं है, अफ्रीकन का यूनियन है। इसका पूरा नाम बड़ा ही अलग है जिसको अमूमन हम लोग नहीं पढ़ते हैं। नाम है अल जामिया एंड दुबल अल अरबिया, इसको अरब लीग कहते हैं। 22 मार्च 1945 को इसका गठन हुआ था और मुख्यालय मिस्र के काहिरा में है। तो सीरिया की भी एंट्री अब अरब लीग में हो गई है। तो इस तरह से आज का इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया।